नाम व निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक फरागत और खुशहाली इसी तरह बरकरार रहेगी। अमन और सलामती का रास्ता बहरहाल बेहतरीन रास्ता है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसी रास्ते पर गामजन रहोगी। जब हैदर अली का कासिद ये खत लेकर पहुंचा तो इस वक्त दरबार में रानी का आशना बरहमन ज्ञानी भी मौजूद था। रानी ने हैदर अली के तहरीर करदा एक एक हर्फ को बहुत गौर से पढ़ा। अब आगे और फिर वाली मैसूर का खत ज्ञानी राम की तरफ बढ़ा दिया। अय्यार बरहमन के मुंह को इक्तदार का खून लग चुका था, इसलिए वो रियासत की हुक्मरानी से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं था। ज्ञानी राम ने अपने इसी जज्बा हिर्स से मगलूब होकर रानी को एक इंतहाई गुमराहकुन मशवरा दिया। रानी खुद भी रियाया पर हुक्म चलाने और जुल्म करने की आदी हो चुकी थी, इसलिए फौरन ही ज्ञानी राम के वरगलाने मैं एक फिर दोनों ने बाहम मशवरा करके हैदर अली के खत का जवाब लिखा। नवाब को मालूम होना चाहिए कि ये रियासत का अंदरूनी मुआलमा है। इस सूरत में बाहर के किसी शख्स को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी जवाज के बगैर हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत करे। नवाब ने अपने खत में ताज व तख्त के जिस हकदार का जिक्र किया है, दरअसल वो हकदार ही गया है। माबदी रियासत के सुवरबाश राजा का मुतनब्बी अलका नहीं बल्कि उनकी एक दाश्ता की निशानी है। फिर यह कैसे मुमकिन है कि राजा की अजीम विरासत को इस लड़के के हवाले कर दिया जाए जिसका इस खानदान से कोई खूनी रिश्ता नहीं और जिसे बदनूर के अवाम राजा की नाजायज औलादत समझते हैं। सारे मुमलक जानने के बाद यही बेहतर है कि अब चुपचाप अपने इलाके की तरफ लूट जाएं। नवाब हैदर अली ने बड़ी हैरत के साथ रानी बदनूर का खत सुना। इस दौरान माबदी का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। फिर जब खत की आखिरी सतर पड़ी गई तो माबदी अपने जज्बात पर काबू कर सका और शिद्दत गजब से चीख उठा, भगवान की सौगंध, ये सब कुछ गलत है, मुझ पर बड़ी संगीन तोहमत है। माबदी की हज़ियानी चीखें जारी थीं और नवाब हैदर अली बड़ी खामोशी से इस नौजवान की दिली सिफात का जायजा ले रहा था जिसे रानी बदनूर ने गलीज तरीन गाली दी थी। हैदर अली को किसी मुजस्समे की तरह खामोश पाकर का यक माबदी के चेहरे पर शदीद मायूसी और हल्के हल्के खौफ के आसार नुमायां होने लगे। सम्राट, क्या आप भी मेरी खानदानी हैसियत पर शक करते हैं? मुझे यकीन नहीं आता कि इस दुनिया में इतने बड़े झूठे भी पाए जाते हैं। इस नाहंजार औरत ने अपने पापों को छुपाने के लिए मेरे चेहरे पर स्याही मिल दी। बात करते वक्त माबदी की जबान लड़खड़ा रही थी और वो खौफ से कहा जा रहा था कि कहीं हैदर अली इस पर शक न करने लगे और वाली मशवरा से मौत के मुंह में तन्हा छोड़कर वापस चला जाए। तो सच्चा है तो जवान। हैदर अली ने माबदी की दहशत कम करने के लिए इसके कांधे पर हाथ रख दिया। रानी झूठ बोलती है और अगर तू झूठा होता तो इस इलाके के सैकड़ों बाशुमार तुझे इज्जत व एहतराम की नजर से ना देखते। हम रास्ते भर हर चीज का जायजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर माबदी ने इस तरह पूछा जैसे कोई फाकाज़दा इंसान किसी से रोटी का सवाल करे और इसे इस बात का यकीन ना हो कि देने वाला इसे झिड़क देगा, इसकी जरूरत पूरी कर देगा। तूने हमसे इंसाफ मांगा था, इसलिए हम तुझे इंसाफ ही देंगे। हैदर अली चंद अल्फाज में माबदी को मुतमईन कर दिया। फिर फौरन ही रानी बदनूर के नाम दूसरा खत तहरीर कर लिया। हमने तुम्हें हाजिर होने का हुक्म दिया था और इस बात की वजाहत तलब नहीं की थी। माबदी कौन है? हमारा ये मिजाज नहीं कि हम सिर्फ एक शख्स की गवाही पर एक तरफा फैसला सुना दिया। हमारी अदालत में दोनों फरीकों का मौजूद होना बहुत जरूरी है।
बदनूर के तख्त के दारा कजिया तो एक तरफ तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुमने हमारे हुक्म की तौकीर नहीं की। एक औरत होने की वजह से हम तुम्हें कुछ देर की मोहलत और दे रहे हैं। तुम्हारे हक में किया बेहतर होगा कि वक्त ज़ाय किए बगैर किले से बाहर निकल आओ और इस हुक्मनामे को सर पर रखकर हमारे खेमिये में दाखिल हो जाओ। रानी बदनूर ने हैदर अली का दूसरा खत पढ़ा और सवालिया नजरों से ज्ञानी राम की तरफ देखने लगी। ये सब उसकी धमकियां हैं, जंगी चालें हैं। ज्ञानी राम रानी को मुसलसल गलस मशवरे दे रहा था। हम एक बड़ी फौज रखते हैं और सबसे बढ़कर यह कि हम अपने पसंदीदा जंग कर रहे हैं। हैदर अली और उसके लश्कर को तो यहां से भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। हवसपरस्त रानी ज्ञानी राम के हाथों का खिलौना थी, इसलिए हैदर अली के हुक्म की शिद्दत महसूस न कर सकी और उसने वाली मैसूर के कासिदों से साफ साफ कह दिया कि वो खुद भी जवाब देने की आदी नहीं। हैदर अली ने वो रात जंग की मंसूबाबंदी में गुजारी और फिर सुबह होते ही परेशोर से बदनूर की फौज पर हमला कर दिया। रानी के सिपाही शुरू में तो बहुत सख्त जान साबित हो, मगर जब मौज हो उनके सरों के करीब से गुजरने लगी तो वो घबरा गए। बदनूर का लांबा एक जीरक इंसान था। उसने अपने कई हजार फौजियों की भींट देकर अंदाजा लगा लिया अभी बाजुई कातिल नहीं ठहरेगा, और अगर ठहरेगा तो बस्तियां वीरान हो चुकी होंगी और रियासत के दरोबाम पर मौत का गहरा सन्नाटा तारी हो चुका होगा। ये सोचकर लांबा ने मैदान जंग में सफेद झंडा लहरा दिया। हैदर अली ने लामिया को अमान बख्श दी और रियासत के तमाम सिपाहियों से तमाम हथियार रखवा लिए, मगर किसी को जंजीरें नहीं पहनाए। किले के दरवाजे बंद थे। हैदर अली के हुक्म पर चारों तरफ से कमंदें डाली गईं और वाली मैसूर के जाबाज मौत से बेनियाज इस तरह फसील पर चढ़ने लगे जैसे वो अपनी किसी पसंदीदा तफरीगाह कोचा महबूब की तरफ जा रहे। फिर कुछ देर बाद ही हैदर अली के 50 सिपाहियों ने रानी के मुहाफिज दस्ते को मौत की नींद सुला दिया। किले के दरवाजे खोल दिए गए। माबदी एक फाते की हैसियत से किले में दाखिल हुआ और रानी को गिरफ्तार करके नवाब हैदर अली के सामने पेश कर दिया गया। दूसरे दिन दरबार आरास्ता किया गया जिसमें रियासत के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और शुरफा शरीक हुए। रानी ने हैदर अली से मुआफ़ी मांग ली थी, इसलिए इसे भी इज्जत व एहतराम के साथ दरबार में आने की इजाज़त दी गई थी। फिर जब तमाम लोग जमा हो गए तो वाली मैसूर ने हाज़रीन से मुखातिब होकर कहा, हमारी यलगार का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं था कि एक हकदार को उसका हक दिला दें और किसी खून खराबे के बगैर वापस चले जाएं, मगर रानी और उसके मुशीरों ने हमारी तरफ से दिए जाने वाले सलामती के पैगाम का मजाक आड़ा, यहां तक कि हम अपनी शमशीर बेनियाम करने पर मजबूर हो गए। अब अगर हजारों इंसान खाको खून में नहा गए तो उसकी सारी जिम्मेदारी रियासत के मुंतज़मीन पर आयद होती है। बखुदा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ये कहकर हैदर अली माबदी की तरफ मुतवज्जे हुआ। नौजवान, ये तुम्हारे अपने ही लोग हैं, तुम उन्हें बताओ कि इस हमले का सबब हमारी जाती गरज है या तुम्हारी फरियाद। माबदी ने अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में हाज़रीन दरबार को मुखातिब करके कहने लगा, ये सम्राट ही का करम है कि मैं इस दरबार में मौजूद हूं, वरना अब तक मेरी हड्डियां भी गुलसड़ कर मिट्टी के हम रंग हो चुकी होती और बदनूर के बाशिंदों को तमाम उम्र इस बात की खबर न होती कि रियासत का हकीकी वारिस कहाँ गया। इसके साथ ही माबदी ने रानी और ज्ञानी राम की साजिश का तफसीली हाल बयान किया और फिर हैदर अली का इशारा पाकर अपनी नशिस्त पर बैठ गया। इसके बाद वाली मैसूर रानी बदनूर से मुखातिब हुआ, अब आप सर दरबार एतराफ़ कर लीजिए कि माबदी राजा की किसी दाश्ता की निशानी नहीं बल्कि ताज ओ तख्त का जायज़ वारिस है। वाली मैसूर ने हुक्म की तामील में रानी को भी अपनी नशिस्त पर इस्तादा होना पड़ा। फिर इस अय्यार औरत ने झुकी हुई नजरों के साथ रुककर अपने जुर्म का इकरार कर लिया और हैदर अली से मुआफ़ी तलब की। आप मेरी मुजरिम नहीं, इस नौजवान की कसूरवार हैं। नवाब हैदर अली ने माबदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी तालीफ कल्ब कर दीजिए, मैं मुतमईन हो जाऊंगा। रानी बदनूर ने किसी झिझक के बगैर माबदी से भी मुआफ़ी मांग ली। इक़्तिदार की हवस ने मुझे अंधा कर दिया था। आजहानी शौहर के रिश्ते से तो मेरा भी बेटा है
اور میں اپنے بیٹے سے بہت شرمندہ ہوں۔ مابدی ایک سیدھا سادی نوجوان تھا۔ فریب کار عورت کی باتوں سے فوراً ہی بہل گیا اور سر دربار کھڑا ہو کر کہنے لگا، مجھے راج ماتا سے کوئی شکایت نہیں، میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا رہوں گا۔ معززین دربار، کیا آپ لوگ ہمارے انصاف سے مطمئن ہیں؟ کا یک حیدر علی کی باروب آواز گونجی۔ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بیک وقت بہت سے درباری پکارنے لگے، حق با حق دار رسید، یہی انصاف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حیدر علی نے ایک شان بے نیازی کے ساتھ اہل دربار پر نظر ڈالی اور پھر اپنے ہاتھ سے مابدی کو تاج پہنایا۔ نوجوان، تجھے مبارک ہو، والی میسور نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ حیدر علی کی مبارکباد کے ساتھ ہی پورا دربار حاضرین کی مبارکبادوں کے شور سے گونجنے لگا۔ اس ہنگامے میں کسی نے رانی کی طرف نہیں دیکھا، جس کا چہرہ کچھ دیر کے لیے مسخ ہو کر رہ گیا تھا، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گئی اور انتہائی جبر کے عالم میں اپنے اس بیٹے کو تاج پوشی کی مبارکباد دینے لگی جسے وہ کچھ دن پہلے زندہ دفن کرا چکی تھی۔ جب مبارکبادوں کا شور ختم ہو گیا تو حیدر علی نے پہلے رانی بدنور پھر دوسرے درباریوں سے مابدی کی وفاداری کا حلف لیا۔ آخر میں ریاست کے نئے حکمراں نے حیدر علی کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں سمراٹ کا شکر گزار ہوں کہ صرف ان کی بدولت مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ آج سے ریاست بدنور، ریاست میسور کی خراج گزار رہے گی اور میں اپنی آخری سانس تک نواب حیدری خان بہادر کا وفادار رہوں گا۔ جوابا حیدر علی نے مابدی کو گلے لگا کر اپنی قربت کا اظہار کیا اور پھر انتہائی پر جلال لہجے میں اہل دربار سے مخاطب ہوا، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے اور ہمارا مزاج بھی یہی ہے کہ ہم محبت کا بدلہ محبت سے دیتے ہیں۔ مہابدی نے سب لوگوں کے سامنے ہماری وفاداری دکھا دی ہے، اس لیے ہم بھی اسے یقین دلاتے ہیں کہ وہ ہمارے دل سے بھی دور نہیں ہوگا۔ جو لوگ دربار میں موجود ہیں وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لے کہ مابدی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تاج پہنایا ہے۔ اگر کسی ہوس پرست نے اس تاج کو اتارنے کی کوشش کی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے ہمارے تاج پر دست درازی کی ہے۔ یہ رانی اور اس کے ہم نواؤں کے لیے کھلی تنبیہ تھی۔ رانی والی میسور کا اشارہ سمجھ گئی اور اس نے دوبارہ کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں اپنے عہد کی تجدید کی، ہم میں سے ہر شخص نواب بہادر کا مطیع و فرما بردار رہے گا۔ مابدی کا جشن تاج پوشی 7 دن تک جاری رہا۔ حیدر علی اپنے کام کی تکمیل کر کے جلد از جلد سرنگا پٹم لوٹ جانا چاہتا تھا، لیکن مابدی کے شدید اصرار پر اسے بدنور میں ٹھہر جانا پڑا۔ پھر جیسے ہی یہ رنگا رنگ جشن ختم ہوا